नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का विवेकानंद क्लासेस सीखकर पे। आज बात करेंगे चाइना की। हमारी जो दुनिया दर्शन या वैश्विक दर्शन के नाम से मैंने जो सीरीज लॉन्च की है उसमें बात करेंगे चाइना की, यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राष्ट्र और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र जो है वो है चाइना। ठीक है, और भारत का जो कट्टर मतलब दुश्मन कह सकते हैं, ठीक है, चाइना को और पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से भी मतलब आघात जो तेज करता है और खतरनाक करता है, ठीक है, वो है चाइना। तो चाइना की बात करेंगे जिसके पास लगभग 23 लाख की सेना है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सुरक्षा परिषद जो है उसका वह परमानेंट मेंबर है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसकी मतलब कब से क्या हिस्ट्री रही है उसकी भी बात करेंगे। ताइवान का क्या इशू है उसकी चर्चा करूंगा। विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो चाइना के हैं, हांगकांग और मकाऊ, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं पहले, ये जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, यानी फर्स्ट स्थान इसकी किसमें आता है? जनसंख्या में। जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है या प्रथम है, यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा विश्व में किसकी है? चाइना की। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में, यानी इसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है? तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र या देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब आप बात करोगी पहला कौन है, तो पहला क्षेत्रफल के हिसाब से है आपका रूस, 2 नंबर पे है कनाडा, 3 नंबर पर है अमेरिका और चौथे पर आपका चाइना। अब बात करते हूं क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट की, तो ये आ जाएगा आपका रूस, दूसरे पे कनाडा, ठीक है, और तीसरे पे यूएसए। ठीक है, ये मतलब इस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सीमा कितने देश से लगती है चाइना की, तो लगभग 14 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, और भारत के साथ जो ये सीमा साझा करता है, भारत और चाइना की जो सीमा है उसे मैक मेहोन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया था, जो कि लगभग 4 राज्यों और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब मतलब चाइना जो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है उनका मैं एक बार नाम एक्सप्लेन कर देता हूं। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इनकी राजधानी है वो है चाइना की बीजिंग। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है वो है शंघाई, जो कि सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, और दुनिया में जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है उसे मैनचेस्टर के नाम से कहते हैं। ठीक है, ये जो शंघाई है ये यहाँ का मैनचेस्टर है। ठीक है, क्योंकि सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है इसलिए शंघाई को कहते हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कारण क्या है? ये सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इनकी राजधानी है वो है बीजिंग, लेकिन सबसे बड़ा शहर है वो है शंघाई। ठीक है, चाइना की बात कर ली। अब बात करते हैं भारत के साथ कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, और इन्होंने चाइना ने जो परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1964 में। ठीक है, लगभग 10 वर्ष बाद में भारत ने भी परमाणु परीक्षण 1974 में कर दिया। ठीक है, इन्होंने किया 1964 में, हमने किया 74 में, और पाकिस्तान ने किया 1998 में, जब हमने दूसरा झटका दिया था। ठीक है, यानी बुद्धा स्माइलिंग, यानी बुद्ध एक बार मुस्कुराते हैं जब दुनिया को हम डराते हैं या हमारा विस्फोट करते हैं, तब हम कहते हैं, सिद्धांत देते हैं कि भाई बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, इसलिए 74 में मतलब चीन ने किया परमाणु परीक्षण, और 64 में किया, और 74 में हमने किया, 98 में पाकिस्तान ने किया। ठीक है, अब सीमा की बात कर लेता हूं इंडिया के साथ कौन कौन से, मतलब पहले तो बात करता हूं उस सीमा को क्या कहते हैं, तो सीमा को कहते हैं मैक मेहोन या महान भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैक मेहोन। ये कितनी है सीमा, तो ये है 3488 किलोमीटर। ठीक है, लगभग बता रहा हूं। ठीक है, अलग अलग सोर्स में मतलब ये अलग हो सकती है थोड़ा,
लेकिन जो डाटा मतलब सर्वमान्य है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब बात कर लेता हूं राज्यों की, यानी किन किन राज्यों के साथ लगी हुई है। तो एक तो आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक आता है यूके यानी उत्तराखंड, एक है सिक्किम। अब फर्स्ट ग्रेड में एक पीछे मतलब जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया गया था कि नाथुला दर्रा को कब खोला गया था। तो नाथुला जो दर्रा है इसे 2008 में खोला गया था और ये आपके सिक्किम में है। भारत और चाइना जब आप क्रॉस करते हो तब इस नाथुला दर्रे को पास मतलब है उसे, ठीक है। जो दर्रा होता है उसे राजस्थान में नाल के नाम से जाना जाता है और दर्रा इसका मतलब होता है इधर पहाड़ी है और इधर पहाड़ी है, दोनों के बीच से एक जाने का संकीर्ण जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। ये सिक्किम में क्या है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। इसे कब ओपन किया गया था, तो 2008 में। यानी इसमें एग्जाम में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें यह नहीं पूछा गया था कि नाथुला दर्रा की लोकेशन क्या है, उनमें पूछा गया था कि नाथुला दर्रा को कब ओपन किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेता हूं एक अन्य स्टेट की, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनके साथ भी ये सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल जो प्रदेश है यहाँ पे कौन सा दर्रा है, यानी दो घाटियों के बीच से, दो पहाड़ियों के बीच कौन सा वो संकीर्ण रास्ता है, दर्रा या नाल है, तो वो है बोमला दर्रा, बोमला डीला, ठीक है, बोमला दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश में। अब राज्य हो गए, 4 राज्यों के साथ चाइना सीमा साझा करता है और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये है जम्मू एंड कश्मीर। एक यूटी हो गया, जम्मू और कश्मीर, इनके साथ चाइना सीमा साझा करता है। अब चाइना का जो परमाणु परीक्षण था ये 1964 में हुआ था, ठीक है। परमाणु परीक्षण, परमाणु संपर्क कब बनता है, ये 1964 में। भारत कब बनता है, इंडिया 1974 में, ठीक है। और चीन कब बनता है, ये तो इंडिया, सॉरी चीन तो बता चुका हूं ना। और पाकिस्तान 1998 में, ठीक है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था मतलब इनका आकार क्या है और उस विश्व में क्या स्थिति है उसकी। तो चाइना जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भावी समय, पहले तो 2023 का और अभी 2028 का ये आंकलन मतलब एस्टिमेट लगा रहे हैं विशेषज्ञ कि बहुत जल्द जो चाइना है वह विश्व की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, वर्तमान में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। विश्व की, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, वो है चाइना की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब बात कर लेता हूं चाइना में कौन सा धर्म है, कौन सी भाषा है और कौन सी मुद्रा है, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर का ये जो खाका मैंने लिखा है मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, इस वाले को, ठीक है। उसके बाद में हम भाषा की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक भाषा है मंदारिन, ठीक है, मुद्रा है रेन मिनबी, ठीक है, युआन वो भाषा है, और धर्म है कन्फ्यूशियस। लेकिन 91% जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बौद्ध धर्म का 91% लोग हैं वो पालन करते हैं। फिर यहाँ के विशेष जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं हांगकांग और मकाऊ, उनकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मुद्रा की कि भाई यहाँ पे मुद्रा कौन सी है। तो मुद्रा है रेन मिनबी, ठीक है। ये मुद्रा हुई युआन, इसे युआन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूं भाषा की। यहां पे भाषा कौन सी है, तो भाषा है मंदारिन, मंदारिन ये भाषा है, ठीक है। मुद्रा आ गई, भाषा आ गई।
अब बात करता हूं धर्म की कि यहाँ पे लोग जो है वो किस धर्म में, यानी अल्पसंख्यक में तो यहाँ पे हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। यहाँ पे उइगर मुसलमान भी है, ठीक है, जिनके ऊपर हान समुदाय के जो लोग हैं, यानी उइगर मुसलमानों की बहुत संक्षिप्त में मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे चीन का एक प्रांत यानी प्रोविंस है सिंगजियांग, ठीक है, उसमें उइगर मुसलमान रहते हैं जो कि अल्पसंख्यक है। उनके लिए वहां पर सिंगजियांग प्रांत में बहुसंख्यक हान समुदाय के लोग रहते हैं जो कि उइगर मुसलमानों के लिए खतरा बने हुए हैं। चीन की सरकार वहां पे निरंतर अत्याचार किए जा रही है, ठीक है। यह है उइगर इशू चाइना के सिंगजियांग प्रोविंस में। अब बात कर लेता हूं यहाँ पे भाषा की होगी, मुद्रा की होगी, धर्म की। तो यहाँ पे जो धर्म है वो है कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस, ये आगे यहाँ पे धर्म, कन्फ्यूशियस यहाँ पे धर्म है, ठीक है। इसके बाद में अब कौन सी चीज बच गई इसमें बात करते हैं हम भारत और चाइना के बीच हमारा जो पंचशील का सिद्धांत है, मैं उसकी बात करूंगा। तत्कालीन समय में जब भारत आजाद हुआ था और यहाँ पे साम्यवादी क्रांति के बाद में साम्यवादी सरकार बनी थी। पहले यहाँ पे सरकार जो थी वो चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन 1971 में यूएनओ ने साम्यवादी सरकार को मान्यता दे दी और इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो डाउन हो चुकी थी, ठीक है। अमेरिका ने मतलब उसको संरक्षण भी दिया था, लेकिन वो सफलता के बलबूते सरकार में नहीं रही और मान्यता नहीं मिली थी। अब बात कर लेते हैं मतलब, ठीक है, उनकी पंचशील सिद्धांतों की। भारत भी नया नया मतलब आजाद ही हुआ था, ठीक है। ये जो पंचशील के सिद्धांत थे उनकी बात करते हैं, ठीक है। भारत और चाइना, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। चाइना के थे प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों मतलब नेताओं के बीच में 5 चीजों को लेकर सहमति बनी थी। अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अहस्तक्षेप, इंटरनल जो इश्यू होंगे उनमें एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संप्रभुता यानी सवर्णिटी जो होगी उसको मतलब एकता अखंडता है ना, उसे आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे या प्रभावित नहीं करेंगे, समानता, पारस्परिक सहयोग इसको बनाएंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को कायम रखेंगे। ये था पंचशील सिद्धांत चाइना और भारत का। लेकिन चाइना की महत्वाकांक्षी नीति या मतलब चारा डालो और छड़ी की जो नीति है उसका परिणाम है कि इस सिद्धांत लंबे समय तक नहीं कायम रहा था। भारत ने जरूर इसमें पॉजिटिव थिंक दिखाई थी, लेकिन चाइना की तरफ से वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया था। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, ठीक है, ये है 29 अप्रैल 1954। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत थे? अनाक्रमण, अहस्तक्षेप यानी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ठीक है ना, समानता और पारस्परिक सहयोग, ठीक है। ये सब मतलब 5 इस प्रकार के तत्व थे। अब बात कर लेता हूं कि चाइना की फौज कितनी है। तो चाइना की 23 लाख की फौज है और वो मतलब जो 5 वीटो पावर कंट्री है सुरक्षा परिषद में, ठीक है, उसमें वह परमानेंट मेंबर है चाइना, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब बात मैंने पहले की वीडियो हमारा प्रीवियस का था उसमें पाकिस्तान की थी। अब एक संबंधित इससे इशू है गुजराल सिद्धांत, उसको समझने की बात करता हूं क्योंकि पाकिस्तान को पहले समझ लिया और अब चाइना को समझ रहे हैं। वो गुजराल जो सिद्धांत है ना, उसमें जो प्रावधान है उनके अनुसार चाइना को और पाकिस्तान को, इन दोनों को मतलब भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको छूट दी गई है। वो किस प्रकार की छूट है उसकी मैं बात करूंगा गुजराल सिद्धांत में। लेकिन चर्चा इसलिए इस टॉपिक में कर रहा हूं
क्योंकि चाइना को पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को पढ़ चुके हैं। तो उस सिद्धांत में आपके गुजराल जो सिद्धांत है उसमें चाइना को और पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। अब बात करता हूं गुजराल सिद्धांत की। ठीक है, गुजराल जो सिद्धांत है वो भारत सरकार ने पेश किया था। उसका मतलब ये था कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन्हें भारत अपने मतलब बिना उनसे किसी प्रकार की आशा किए पड़ोसी राष्ट्रों से भारत कोई आशा नहीं करेगा, उसे एक तरफा छूट देगा। यानी व्यापार में, राजनीतिक सहयोग में किसी भी प्रकार की वह द्वेष नहीं रखेगा और एक तरफा छूट देगा। एक तरफा छूट का मतलब है कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे हम किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखेंगे गुजराल सिद्धांत के अनुसार। यानी उनसे हम ये नहीं करेंगे कि भाई हमने इनको इतना सहयोग दिया है तो बदले में वो पड़ोसी राष्ट्र में हमें सहयोग दे। ठीक है, ये भारत की नीति थी गुजराल जो सिद्धांत था उसके अनुसार। उस सिद्धांत के अनुसार दक्षिण एशिया का कोई भी देश जो उस सिद्धांत का पालन करता है वो अपनी भूमि का प्रयोग एक दूसरे के विरोध में नहीं करेंगे। यानी अपनी भूमि का प्रयोग आप एक दूसरे के विरोध में नहीं करोगे। ये था जो देश गुजराल सिद्धांत था उसमें लागू होते हैं उनमें। ठीक है, और भारत उन देशों को एक तरफा छूट देगा, यानी सामने से हम उनसे कोई आशा नहीं करेंगे। हमसे जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इस प्रकार की जो कंट्री हैं जो गरीब है, असक्षम है, मतलब जो क्षत्रिय मतलब शक्ति की बात करें तब भारत के दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूं, तब भारत नेपाल, ठीक है, इंडिया, भूटान, इनसे मतलब कोई आशा नहीं करता है, एक तरफा छूट देगा वो। ठीक है, लेकिन शर्त ये भी रखिए कि ये जो पड़ोसी राष्ट्र हैं ये अपनी भूमि का प्रयोग एक दूसरे के विरोध में नहीं करेंगे। ठीक है, ये था। लेकिन इस जो गुजराल जो सिद्धांत है इसमें चाइना को और पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया था। अब मैं बात कर लेता हूं गुजराल सिद्धांत को, एक बार लिख देता हूं। ठीक है, ये 1996 में पेश किया गया था। ठीक है, 1996 में गुजराल सिद्धांत, जिसमें कि पाकिस्तान और भारत को शामिल नहीं किया गया था। गुजराल सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत 1996। ठीक है, पड़ोसी राष्ट्रों को एक तरफा छूट, पड़ोसी राष्ट्रों को एक तरफा छूट। ठीक है, यानी हम उनसे कोई आशा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन पड़ोसी राष्ट्र अपनी भूमि का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करेगा। इस सिद्धांत में चाइना और पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसमें चाइना और पाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें बता दी। अब बात करते हैं चाइना के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की, हांगकांग और मकाऊ की। ठीक है, वो क्या है उनकी भी बात करते हैं। हांगकांग जो है पहले ब्रिटेन का मतलब कॉलोनी के रूप में था, वो ब्रिटेन के नियंत्रण में था, लेकिन लगभग 1 जुलाई 1997 के आसपास ब्रिटेन ने क्या किया, उसे चाइना को सौंप दिया और ये कहा कि आप हांगकांग की मतलब राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता रहने देनी है आपको। यानी ब्रिटेन ने चाइना को कहा कि हम आपको मतलब हांगकांग दे तो रहे हैं, लेकिन आपको इनकी राजनीतिक और जो
आर्थिक स्वतंत्रता है इनमें आपको इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं करना है। और 2047 तक इनका हांगकांग के संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। और उस क्षेत्र को, हांगकांग को चाइना को दे दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में चाइना जो है वो हांगकांग के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, उसे चाइना की सरकार समाप्त करना चाहती है, ठीक है। इसी प्रकार की मतलब इसीलिए इशू बना हुआ है। अब बात करते हैं मकाऊ की, ठीक है। ये मकाऊ है, ये है पुर्तगाल का पहले कॉलोनी थी, ठीक है। इसी में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। इसका संविधान 2049 तक बनाया गया था, ठीक है। अब दोनों मतलब दुनिया ये कहती है कि चाइना जो है इन दोनों मतलब क्षेत्र या शहरों को मतलब जो विशेष अधिकार मिले हुए थे उनको चाइना समाप्त कर रहे हैं और वहां पे निवास कर रहे लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन की सरकार कर रही है, ठीक है। बात करता हूं हांगकांग की। हांगकांग, ये है हांगकांग, ठीक है। मतलब ये पहले किसके नियंत्रण में था? तो पहले था ये ब्रिटेन के पास, ठीक है। ब्रिटेन के पास ये था। 1 जुलाई 1997 को ये पहले ब्रिटेन के नियंत्रण में था, ठीक है। 1 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997 को इसे चाइना को सौंपा, इसे चाइना को सौंपा गया, ठीक है। इसे मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, चाइना को सौंप दिया और शर्त रखी कि आपको इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता रखनी है। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता? राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता रखनी है। राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। और इनके संविधान का निर्माण भी किया था। कैसा संविधान, कब तक लागू रहेगा वह, तो इसमें मतलब ड्यूरेशन भी थी, यानी टाइम पीरियड था 2047 तक इन्होंने संविधान का निर्माण भी कर दिया था। लेकिन वर्तमान समय में ये हांगकांग का इशू इसलिए चर्चा में रहता है कि चीन की जो सरकार है वो यहाँ पे इन लोगों को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे उनका वायलेशन कर रही है। और इसी प्रकार की स्थिति है वो मकाऊ में है। मकाऊ जो था वो पहले पुर्तगाल का था, पुर्तगाल ने उनको दिया, ठीक है। और इनका 2049 तक उनके संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। मकाऊ की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे ताइवान की, कि वो क्या इशू है और भारत का क्या मानना है और अमेरिका का क्या मानना है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। मकाऊ, मैकाऊ, ठीक है। अब एक बात कर लेता हूं उससे पहले कि मतलब चाइना और मंगोलिया में एक मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। चाइना और मंगोलिया, ये जो आपका रीजन दिख रहा है चाइना और मंगोलिया, यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। और जो अन्य मतलब एग्जाम में आपके लिए आ सकती है वो चीजें बता देता हूं। जैसे ये तो गोबी का मरुस्थल हो गया। और चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक चावल, गेहूं, कपास और तंबाकू का उत्पादन करता है, यानी इनमें फर्स्ट लीडिंग प्रोडक्ट मतलब ये कंट्री है, ठीक है। मकाऊ, मकाऊ, ठीक है। ये क्या था, पुर्तगाल के नियंत्रण में था, पुर्तगाल, ठीक है। अब इनका संविधान का निर्माण कब तक किया गया था, तो ये था 2049 तक इनका संविधान बनाया गया था। लेकिन वही बात, वर्तमान सरकार में इनके विशेष ये प्रशासनिक क्षेत्र है चाइना के 2, ठीक है, मकाऊ और हांगकांग, इनके अधिकारों का वायलेशन चीन की सरकार कर रही है और वो इन्हें समाप्त करना चाहती है, अधिकारों को, विशेष अधिकारों को, विशेष अधिकारों को, ठीक है। ये बात होगी। अब बात पहले बता चुका हूं कि चाइना और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, तो ठंडा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल जिसे कहते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात, चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक चावल का, गेहूं का, कपास का और तंबाकू का उत्पादन करने वाला कंट्री है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार इन सब चीजों को। उसके बाद में ताइवान का क्या इशू है उसको जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट है किस में है, चाइना चावल, यानी इनके उत्पादन में पहला स्थान है इनका चावल में। ठीक है, गेहूं में, ठीक है, कपास में, कपास आ गया, और तंबाकू। ठीक है, इनमें मतलब फर्स्ट है। और यहां पे गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, इसकी क्या लोकेशन है, तो ये आपके चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया। किस प्रकार का मरुस्थल है, तो ये ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, अब पेपर में हमसे क्या पूछेंगे, हमसे पूछ लेंगे कि चाइना के साथ हमारी सीमा का क्या नाम है, मैकमोहन, कौन कौन से कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें कौन सा दरा है, और चाइना का मैनचेस्टर या चाइना की राजधानी कौन सी है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कितने राज्यों से वह चाइना जिसकी नाइबरिंग कंट्री है वो मतलब कितनी उनकी जो सीमा है वो साझा करता है। चाइना चावल का यानी विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, गेहूं का कौन करता है, कपास का, तंबाकू का, या गोबी का मरुस्थल कहां पे है, गोबी का मरुस्थल ठंडा है कि गर्म है। इस प्रकार के प्रश्न हमारी कंपटीशन जो एग्जाम होगी वहां पे 100% होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ताइवान के इशू की कि ताइवान है क्या, ताइवान क्या चाइना का हिस्सा है, क्या ताइवान एक अलग देश है, क्या वह स्वतंत्र एक राष्ट्र है। तो मैं अभी जो चीजें बता रहा हूं ये कुछ भी नहीं है चाइना के संदर्भ में। ठीक है, चाइना ना तो स्वतंत्र है, ना देश है, और ना वह चाइना में शामिल है, लेकिन वो एक विवादित क्षेत्र है, यही मानना है। ठीक है, मतलब वैश्विक अभी तक उस पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन चाइना ये कहता है कि ताइवान उनकी वन नेशन जो पॉलिसी है उसका भाग है और उसे वह लेकर रहेगा, और उसमें लेने में उसकी अंतिम जो कार्रवाई या विकल्प होगा वो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भी वह उसे हथिया सकता है या ताइवान को अपने में मर्ज कर सकता है। ताइवान के संदर्भ में मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन स्मार्ट वीडियो के माध्यम से अभी जो इशू है, ठीक है, जो मतलब कंट्रोवर्सी है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चाइना में जो ये ताइवान है ना, इसको ताइवान, अब ताइवान है क्या, देखो यहां पे पहले चीन में जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, 1949 से पहले वहां पे लोकतांत्रिक सरकार के नेता थे चियांग काई शेक, चियांग काई शेक यहाँ के नेता थे। इसको समर्थन अमेरिका की लोकतांत्रिक जो सरकार थी वो देती थी, और भारत भी भाई लोकतांत्रिक सरकार है इसलिए हम भी इसको सपोर्ट करते थे चियांग काई शेक को। लेकिन यहाँ पे 1949 में क्रांति होती है, साम्यवादी क्रांति, जिसका नेता माओ से तुंग होता है। अब इसको सपोर्ट यूएसएसआर देता है, क्यों देता है, क्योंकि वो साम्यवादी है, और यहाँ पे क्रांति कैसी हुई, साम्यवादी क्रांति हुई है, इसलिए चियांग काई शेक को समर्थन दिया अमेरिका ने और साम्यवादी क्रांति को समर्थन दिया यूएसएसआर ने। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या कुछ भी हो, यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार के नेता थे चियांग काई शेक, उनके ऊपर दबाव बनता है। ठीक है, साम्यवादी मतलब जो क्रांति थी माओ का, तो वे यहां से मतलब जो फार्मूसा एक द्वीप है उसके ऊपर भाग जाते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार के समर्थक थे चियांग काई शेक, वो फार्मूसा द्वीप पर चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद में माओ से उनकी रक्षा, यानी माओ की जो क्रांति हुई थी माओ त्से-तुंग से उनकी रक्षा या उनके प्रभाव से बचाने का कार्य अमेरिका की सरकार करती है। जो फार्मूसा द्वीप पे जाके वो बैठते हैं, उस द्वीप को अमेरिका चारों ओर से घेर लेता है और माओ से मतलब उनकी रक्षा करता है। ठीक है, अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण 1971 में
यूएनओ ने 1971 में जो ये आपका मतलब साम्यवादी सरकार जो थी चीन में, यानी पहले दो सरकार थी, एक थी लोकतांत्रिक हट चुकी थी साम्यवादियों के प्रभाव के कारण। 1971 में यूएनओ ने साम्यवादी सरकार को मान्यता दे दी। यूएनओ की जो सरकार है वो मान्यता दे देती है किसको? साम्यवादी सरकार, यानी माओ की जो सरकार थी उसको, यानी अमेरिका जैसे राष्ट्र को यहां से झटका लगता है। अब अमेरिका क्या करता है, ये जो फार्मूसा द्वीप में चियांग काई शेक जाते हैं, जो कि लोकतांत्रिक मतलब प्रमुख नेता थे, वो मतलब यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। उस फार्मूसा द्वीप का नाम रख देता है ताइवान और कहता है ताइवान न तो चाइना का भाग है, ठीक है, और न वह कोई स्वतंत्र राष्ट्र है। यानी अमेरिका ने एक नई समस्या पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि यह ताइवान जो है, फार्मूसा जो द्वीप था वो न तो चाइना का भाग है और न वह कोई स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। यानी नाम उन्होंने, अमेरिका ने फार्मूसा द्वीप का ताइवान रख दिया था, ठीक है। ये स्थिति थी। अब ताइवान का इस संदर्भ में क्या मानना है, तो 1971 तो ताइवान जो है 1971 तक ताइवान चाइना को राष्ट्र ही नहीं मानता था, लेकिन 1971 के बाद में यूएनओ ने जैसे ही मतलब मान्यता दी तब स्थिति चेंज हो गई। अब मतलब ताइवान के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी पेश किया था। कहा था कि भाई आप ताइवान को मतलब मान्यता दे दो और ताइवान जो है वो चाइना को दे देगा। इस प्रकार से वर्तमान में भी ये मुद्दा अभी तक समाधान नहीं हुआ, लेकिन भारत का जो दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण, वो मानना है कि भारत ये मानता है कि ताइवान जो है वो चाइना का भाग है। ये हम पहले ही मान चुके हैं, यानी भारत जो है वो अपना रुख है या पक्ष है वो ताइवान के संदर्भ में पहले ही रख चुका है। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आती है तो उनकी जो नीति है, आधुनिक पॉलिसी हमारी, वो अलग होती है। वो कहते हैं कि ताइवान का पक्ष भी सुना जाना चाहिए, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम चाइना को घेरने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम कह चुके थे कि ताइवान जो है वो चाइना का ही भाग है, लेकिन अब करंट जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार, वो इस इश्यू को फिर से मतलब घुमाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि जिस प्रकार से चाइना हमारे साथ करता है, तो मेरे हिसाब से यह करना भी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेता हूं यहाँ पे, पहले सरकार किसकी थी, यानी चीन में जो सरकार थी वो थी चियांग काई शेक की। चीन में सरकार, चीन, ठीक है, चीन में सरकार यहां पे थी चियांग काई शेक, चियांग काई शेक, इनकी सरकार थी। लेकिन 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है, साम्यवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति होती है। यूएसएसआर समर्थन देता है इस क्रांति को, ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार इनको मतलब शेख जो चियांग काई शेक है ना, इनको यूएसए मतलब समर्थन या सपोर्ट करता है, ठीक है। साम्यवादियों के प्रभाव से बचने के लिए मतलब अब ऊपर लिखूं, कहां पे लिखूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं साम्यवादियों के, यहीं पे लिखो पहले, साम्यवादियों के प्रभाव से निपटने हेतु जो आपके चियांग काई शेक हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार के समर्थक थे, चियांग काई शेक, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इसको ऊपर देख लेना, हेतु चियांग काई से फार्मूसा द्वीप पर चले जाते हैं,
अब लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए रक्षा कौन करेगा? अमेरिका। चले जाते हैं यूएसए, इनकी मदद करता है, मदद करता है। ठीक है। अब 1971 में जो है यूएनओ मतलब साम्यवादी सरकार को मतलब ठीक है मान्यता दे देता है। 1971 में 1971 में साम्यवादी सरकार को यूएनओ मान्यता दे देता है। ठीक है। और अमेरिका फार्मूसा द्वीप का नाम ताइवान रख देता है। ठीक है। और कहता है और घोषणा करता है कि ताइवान न तो स्वतंत्र राष्ट्र है, यानी न तो स्वतंत्र राष्ट्र और न ही वह चीन का भाग है। लेकिन चीन की जो सरकार है वो ये कहती है कि ठीक है ये जो हमारी वन नेशन पॉलिसी का भाग है और हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को मर्ज यानी विलय हमारे में कर रहेंगे। लेकिन अगर ताइवान नहीं मानता है, समझाने के बावजूद भी नहीं मानता है, तो हमारा अंतिम जो विकल्प होगा वो सैन्य कार्रवाई होगा। यानी हम सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भी हमें अगर ताइवान को मिलाना पड़े तो भी हम मिलाएंगे। ठीक है। अब भारत का क्या रुख है? तो भारत जो है वो मतलब इनको पहले ही मतलब बता चुका हूं कि ताइवान का भाग मान चुका है इसको। भारत ताइवान को पहले ही चीन का भाग मान चुका है। लेकिन मोदी सरकार ने ये कहा है ठीक है ताइवान के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, ताइवान के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। वर्तमान सरकार। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भाई मैंने अभी तक जो चीजें बताई हैं इनमें लगता है कि पहले पाकिस्तान बताया था, उसके संदर्भ में एक शायद इंफॉर्मेशन रह गई थी कि पाकिस्तान ने मतलब परमाणु परीक्षण कब किया था, वो इस वीडियो में बता चुका हूं। ऐसा लगता है कि चाइना से संबंधित अन्य जो चीजें थी हमें इंक्लूड करनी चाहिए, या अदर कोई नेशन आगे पढ़ाऊंगा उसमें ऐड करनी हो तो वीडियो में मतलब पहले तो आपको लाइक करना है, वीडियो को क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में कमेंट सेक्शन में जाके मतलब जो चीज रहती है या किस प्रकार से इंप्रूव करना है वो बता देना है आपको। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को। धन्यवाद।